Hello guys, my name is Rohit and I'm back with another video, and I'm really sorry that I have uploaded this video very late, and I know it's been a very long time since I have uploaded the last video, but there were some reasons why I did not upload that, though I cannot discuss them here. So anyways, I am here now. Let's start discussing about the pre-examination of IBPS SOIT. Okay. So before starting that, let me give you a brief introduction about myself. That my name is Rohit, and I am recently graduated in 2021, and my branch was IT branch in my BTech, and I have cleared the IBPS SOIT 2021 examination. Okay, so let's start discussing about the pre-examination. तो ह- अब प्री-एग्जामिनेशन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे, तो हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले रहेगा अप्रोच। ठीक है, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, और फिर उसको प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के बाद उसको कंटिन्यू कैसे करनी चाहिए, एंड एग्ज़ाम नज़दीक जब आए तब क्या करना चाहिए नियर द एग्ज़ाम। और जब इसमें इसमें हम ये जानेंगे कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, इन दोनों में सोर्सेज भी जानेंगे एंड स्ट्रेटजी भी जानेंगे, और एग्ज़ाम नज़दीक आए तब क्या करना चाहिए, और एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। दो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करूँगा इधर। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। तो देखो, सबसे पहली बात, कुछ बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए इस एग्ज़ाम के बारे में। तो वो है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एग्ज़ाम है वो ईजी है। ईजी क्यों है? क्योंकि यदि आप कंपेयर करोगे इसको बाकी अदर बैंक की प्री एग्जामिनेशन से, तो रिलेटिवली ये ईजी है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा होता है सेक्शनल वाइज, और मतलब हर तरीके से टाइम ज़्यादा होता है, और कंपटीशन भी कम है क्योंकि स्पेशलाइज्ड फील्ड की एग्ज़ाम है, तो कंपटीशन भी कम है, इसलिए कट ऑफ भी कम जाती है, चांसेस हाई रहते हैं इसको क्लियर करने के। तो ये इजी एग्जामिनेशन, तो आपको इधर खुश हो जाना चाहिए और खुशी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए विद फुल कॉन्फिडेंस कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर ही लोगे। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहता था सबसे पहले। अब देखो, जब ये एग्ज़ाम आप सोच रहे हो इसको क्लियर करने की, आप इसको अटेम्प्ट देने की, तो उसको शुरुआत में क्या करना चाहिए आपको सबसे पहले, कि सबसे पहले तो आपको अपना जो सिलेबस है उसका आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। मतलब क्या आने वाला है किस सब्जेक्ट में, एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, पता होने चाहिए आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको बढ़िया अपनी नोटबुक या अपनी फेवरेट डायरी या किसी खूबसूरत से पेपर पे आपको अपना सिलेबस लिख लेना चाहिए। इसके अंदर मैथ्स का सिलेबस, मैथ्स के टॉपिक्स लिख लेने चाहिए, रीजनिंग के टॉपिक्स और इंग्लिश के टॉपिक्स। ठीक है, ऐसे करके आपको ऐसे नोटबुक में सिलेबस लिख लेना चाहिए। मैंने भी लिखा था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं उसकी फ़ोटो अभी डाल दूंगा इधर, उस डायरी की। तो उसमें जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें क्या करना चाहिए, आपको टॉपिक वाइज लिख लेना चाहिए सब कुछ कि क्या क्या एग्जाम में आएगा। अब इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे ये फ़ायदे कि आप अपनी प्रोग्रेस को मार्क कर सकते हो, प्रोग्रेस मार्किंग हो जाती है इससे। ठीक है, मतलब आपने कौन से टॉपिक को कवर, आपने कौन से टॉपिक में कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है और कौन से टॉपिक में आपने प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, ये आप टिक लगा सकते हो उसके अंदर कि भाई मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, ऐसे करके, है ना। और अब क्या क्या पढ़ना बाकी है, इससे आपको आपका पता रहेगा कि आपकी अभी, आप अभी कहाँ तक पहुँचे हो आपकी जर्नी के अंदर, सिलेबस कंप्लीट करने वाली जर्नी के अंदर। तो इससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा, आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपको कितना पढ़ना बाकी है, कितना पढ़ रखा है आपने। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको करना चाहिए। जब आप ये सिलेबस लिख लो और जब टॉपिक्स को पढ़ लो, जान लो कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी सब्जेक्ट आपकी स्ट्रांग है। ठीक है, सब्जेक्ट एक तो आपकी स्ट्रांग होगी, एक सब्जेक्ट आपकी वीक होगी। ठीक है, जो जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसके अंदर आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस ज़्यादा। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होंगे इसलिए तो स्ट्रांग है वो, तो उसके कॉन्सेप्ट में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसके प्रैक्टिस पे जा सकते हो। उसके कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, कुछ टॉपिक्स अगर आपको नहीं भी आते हैं तो उन सिर्फ उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। और जो सब्जेक्ट आपकी वीक है, जैसे मेरे केस में मेरी क्वांट वीक थी, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने क्वांट में ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने क्वांट्स के एक एक टॉपिक वाइज वो किया, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया। मतलब कॉन्सेप्ट्स को जाना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, पहले उन पे ध्यान दिया, प्रैक्टिस बाद में, पहले पढ़ लो। ठीक है, मैंने तो यही किया था। इंग्लिश की मैं फिलहाल बात नहीं करूँगा, इंग्लिश की मैं लास्ट में बात करूँगा। ठीक है, इंग्लिश में भी अगर अभी थोड़ा बहुत बोलना चाहूँ मैं तो ये बोलूँगा कि आपको अपने इंग्लिश का लेवल देख लेना चाहिए। दो ही लेवल होते हैं इंग्लिश के, या तो आपको बिल्कुल नहीं आता है ना, नहीं तीन लेवल होते हैं, या तो आपको बहुत कम आता है, या फिर आपको रिस्की रिस्की लेवल पे हो आपकी, आपको मतलब आता भी है नहीं भी आता है, और क्या नाम से मॉक्स में मतलब नियर द सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं आपके। और दूसरी बात, आपको आता है ठीक ठाक और आपके मार्क्स अच्छे आ जा रहे हैं, कट ऑफ से भी ज़्यादा ठीक ठाक आ रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो मैं उस कैटेगरी में था, मेरे अच्छे आते थे, तो मैं ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करने की, तो मुझे इतना ध्यान नहीं है इंग्लिश का। यदि आपके कम आ रहे हैं तो आपको इंग्लिश में एक अच्छे एजुकेटर को पकड़ लेना चाहिए, या फिर किसी और से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे एजुकेटर से तो पढ़ना शुरू कर ही देना चाहिए, उसको फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए आपको इंग्लिश में, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इंग्लिश में कैसे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जब सब्जेक्ट वाली बात हो गई है कि आपने पता लगा लिया है आपकी कौन सी कमज़ोर है कौन सी स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं आपको कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के। अब जब आप अपनी प्रोग्रेस को मार्क करते जा रहे हो, तो प्रोग्रेस मार्क करते करते आपका मेन गोल, जो फर्स्ट गोल जो होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि कंप्लीटिंग द सिलेबस। अरे यार ठीक है, कंप्लीटिंग मतलब सिलेबस को कंप्लीट करना आपको सब पहला गोल होना चाहिए। हालांकि स्पेलिंग गलत है, लेकिन फिर भी मेरी इंग्लिश अच्छी है, आप देख सकते हो मेरा स्कोर कार्ड। तो कंप्लीट करना सिलेबस आपको, आपका सिलेबस को ए सेप कंप्लीट करना चाहिए आपको, एज सुन एज पॉसिबल आपका गोल होना चाहिए कि आप सिलेबस को कंप्लीट कर दो, जितना जल्दी हो सके निपटा दो हर सब्जेक्ट का, इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश में ऐसा चलता नहीं है ना, सिलेबस कंप्लीट कर लो इंग्लिश में तो, ऐसा कोई वो नहीं है। इंग्लिश में तो बस आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे पैरा जंबल्स हो गए, इनको मतलब हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज़ को जान लो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और मैथ रीजनिंग में तो आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, मतलब कौन से क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, कौन से टॉपिक में आपको क्या क्या जानने की जरूरत है, तो उस चीज़ को सबसे पहले निपटा लो, ये आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब जैसे आपको, आपने 30 दिन पढ़ाई करी, ठीक है, आपका रीजनिंग का सिलेबस 15 दिन में कंप्लीट हो गया, इंग्लिश का 5 दिन में कंप्लीट हो गया, और क्वांट का अभी कंप्लीट होने में 2 मंथ और लगेंगे। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो इस केस में क्या होता है कि आप क्वांट के सिलेबस को चलते रहने दो, जब रीजनिंग में सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर सेक्शनल मॉक्स देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और इंग्लिश के मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, मॉक्स और प्रैक्टिस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और बाकी साथ ही साथ में मैथ्स में सिलेबस कंप्लीशन चलने दो। जब ये भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जब तीनों डन हो जाए, फिर आप एक्चुअल मॉक्स, जो एग्जाम में जैसा एग्जाम में जैसा पेपर आता है, तो वो एक्चुअल 2 घंटे के मॉक्स देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यदि आपको मान लो क्या नाम से कि 2 घंटे ज़्यादा भी लग रहे हैं, मैं मेरे को लगते थे 2 घंटे के बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या करता था, आईबीपीएस मतलब ये क्या नाम से पीओ के मॉक्स देता था, आईबीपीएस पीओ एसडीए पीओ इनके मॉक्स देता था। ठीक है, क्योंकि थोड़े मुश्किल होते हैं एज कम्पेयर टू आईबीपीएस एसओ के प्री के, तो ये मुश्किल होते, तो इनके मॉक्स दो। मतलब मैं तो देता था कि इनके 1 ही घंटे के मॉक्स होते थे, और 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, 1 घंटे उससे बहुत फायदा होता था। ठीक है, तो शुरुआत में इनके मॉक्स पीओ के मॉक्स देना स्टार्ट करो, इनमें 60 70 कुछ ऐसे मार्क्स लाना शुरू कर दो। और उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, तब जाके आप ओनली एसओ वाले मॉक्स दो।
आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करना पेपर को कैसे किया जाता है, उसकी आपको आदत हैबिट होने हो जानी चाहिए। ठीक है। जब एग्ज़ाम नियर आ जाए उसके 2 वीक या 3 वीक पहले आप ओनली एसओ के ही मॉक्स देना शुरू करो। अगर यदि आपके पास एग्जाम से पहले बहुत टाइम बच रहा है, एग्जाम आने में 2 महीने है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप पीओ के मॉक्स पे फोकस करो। मेरी तो सलाह यही रहेगी, क्योंकि मुश्किल होता है, आपका लेवल इससे बहुत हाई हो जाएगा। अगर आप ये क्लियर कर पा रहे हो तो ये तो क्लियर आप कर ही लोगे फॉर श्योर। ठीक है। तो ये तो था मॉक्स वाली बात। और दूसरी बात मॉक की तो ये है कि मॉक्स के बिना एग्ज़ाम क्लियर नहीं होती। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंपलसरी थिंग है टुवर्ड्स क्लियरिंग एनी एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ यूपीएससी, एसएससी और बैंक और एनी अदर एग्जामिनेशन। ठीक है। तो मॉक से तो बहुत अच्छी दोस्ती कर लो आप। मॉक से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ हमारे खुद के लिए होता है। जैसे हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, अपने खुद को देखते हैं और खुद के अंदर ये देखते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां है, कैसे बेहतर बनाया जाए। वो मॉक का भी वही काम होता है। आपकी प्रिपरेशन को देखता है, प्रिपरेशन के लेवल को आपको पता लग जाता है कि आपका कहाँ कमियां है। ठीक है। तो मॉक्स देने के बाद कमियों को दूर करो। मॉक देने के बाद दो सिचुएशंस रहती है। एक तो वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे बिल्कुल नहीं बनते हैं। दूसरे वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे बन जाते हैं बट टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। ठीक है। तो अब आपको उन पे काम करना चाहिए कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसके बेसिक्स पे वापस ध्यान दो। ठीक है। बेसिक्स क्लियर हो गए तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों नहीं बना उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करो। उसकी अप्रोच देखो उस टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है। कि कैसे अप्रोच किया जाए। दूसरी बात, जो क्वेश्चन टाइम पे नहीं बन रहे हैं तो उनको लेके अपने आप से सवाल पूछो कि क्या आप जो मेथड यूज़ कर रहे हो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्या वो द बेस्ट मेथड है टू यूज़ इन द एग्जामिनेशन। ये मतलब क्या वो मेथड बेस्ट है जो आपको एग्जाम में टाइमली सॉल्व करवा देगा, उसको थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे तो। यदि नहीं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको टीचर्स से या और भी लोगों से उसके अदर मेथड्स को जानना चाहिए कि वो और किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है। अदर मेथड्स को भी जानना चाहिए और उन मेथड्स को देखो, अपने मेथड से कंपेयर करो कि क्या दूसरों का मेथड आपके मेथड से अच्छा है तो फिर आप उसको अडॉप्ट कर लो परमानेंटली। तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, तो इस तरीके से आपका टाइम घटाया जा सकता है। ठीक है। ये तो तरीका हो गया क्वेश्चंस में टाइम, क्वेश्चन मतलब मॉक्स को देने के बाद चीज़ों को एनालाइज करके सुधारने की बात हो गई। ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन बढ़ते हैं, ये तो अपन ने थोड़ी बहुत बेसिक बातें कर ली है। क्या था, प्रिपरेशन स्टार्ट ऐसे करनी है, ये भी हो गया। कंटिन्यू कैसे करनी है मैंने बता ही दिया है आपको कि ये वाली बात कि जो सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो प्रैक्टिस करो, जिसका सिलेबस कंप्लीट ना हो तो सिलेबस पे ध्यान दो। उसके बाद ऐसे ही चलते रहने दो। उसके बाद क्या है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो वो हो गया ना, मॉक देना शुरू करो। और क्या नाम से एग्ज़ाम के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं बताऊंगा अभी। तो पहले ये इस पे चलते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कौन सी सब्जेक्ट की कैसी प्रिपरेशन करनी है। क्वांट से सबसे पहले चलते हैं। क्वांट से क्या करना होता है, वही बात है, पहले सिलेबस करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। ये स्ट्रेटजी है क्वांट को करने की। उसके बाद मॉक्स से अपना टाइम इंक्रीज मतलब टाइम डिक्रीज करो बाय मॉक्स। उसके बाद एग्ज़ाम में कैसे क्या करना होता है। वैसे जब आप इतने मॉक्स देना चालू कर ही दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए जो बेस्ट सीक्वेंस है, जो बेस्ट स्ट्रेटजी टू अप्रोच द एक्चुअल एग्जामिनेशन वो क्या होने वाली है। वो आपको खुद को ही पता लग जाएगा मॉक से। अपने आप ही आप रियलाइज कर लोगे, अपने आप ही आप एनालाइज कर लोगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। यदि आप फिर भी मैं अपना बता देता हूँ मैंने कैसे क्या किया था। तो मैंने एग्ज़ाम में कैसे पेपर को अप्रोच किया था, वो ये था कि स्पीड मैथ होती है, स्पीड मैथ डी आई, स्पीड मैथ डी आई। स्पीड मैथ के अंदर वो सब आ जाती है, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक। ये चार चीज़ें हो जाती है, 2, 3 और 4। तो ये चार चीज़ें तो आपको मस्ट है, ये आपको आनी ही चाहिए। मतलब आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए, ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करनी ही करनी है विद इन टाइम, तभी सिलेक्शन होएगा। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी बैंक एग्ज़ाम की प्री के अंदर। ये चार चीज़ें तो आपको आनी चाहिए मैथ के अंदर। और दूसरी बात, अब इसके अलावा क्या बचता है, एरिथमेटिक बचता है और 3 टॉपिक और बचते हैं। पहला मेंसुरेशन,
दूसरा प्रोबेबिलिटी, तीसरा पीएनसी। ये मैंने अलग से इसलिए लिखे हैं क्योंकि थोड़े से ये अलग होते हैं, ये इजी होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये इजी होते हैं। इजी क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो सिलेबस होता है वो भी छोटा होता है, इनमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं होता है। यदि आप इनको पढ़ के नोट्स भी बनाओगे तो एक पन्ने के नोट्स रहते हैं इनके। और दूसरी बात, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इजी आता है। और तीसरी बात, ये होता ही होता है फॉर श्योर। फॉर श्योर ये सॉल्वेबल होता ही होता है। मतलब आप इसको सॉल्व करोगे तो विद इन टाइम सॉल्व होएगा ही होएगा आपसे। ऐसा नहीं होगा कि आपको अरिथमेटिक के किसी एवरेज के क्वेश्चन की तरह या किसी पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन की तरह आपको फंसा देगा। ये सॉल्व होएगा ही होगा। तो कोशिश ये करो कि आप इन सबको अटेम्प्ट करने के बाद इनको ढूंढो। मैं तो ये करता था, इन सबको अटेम्प्ट करने के बाद इनको ढूंढता था, और इनको इन तीनों को सॉल्व करने के बाद अरिथमेटिक पे जाता था। अरिथमेटिक पे जाने के बाद अपना फेवरेट टॉपिक ढूंढता था, जो मुझे सबसे अच्छा आता है अरिथमेटिक के अंदर, कि मतलब उसका क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए मैं सॉल्व कर ही पाऊंगा टाइम में। तो उसको ढूंढो। उसके बाद छोटे क्वेश्चन को ढूंढो, जो मतलब एक लाइन के हों या 1.5 लाइन के हों, तो उनको ढूंढो, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ढूंढना कैसे होता है कि आप सीधा ये सब अटेम्प्ट करने के बाद नेक्स्ट 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 करते रहो ना, स्किप स्किप करते रहो, क्वेश्चन को हल्का हल्का रीड करते रहो। और देख लो आपका जो टॉपिक का आपको दिख ही जाता है कि एवरेज का क्वेश्चन अलग ही दिखता है। एवरेज लिखा रहता है उसके अंदर, पाइप एंड सिस्टम के अंदर पाइप लिखा रहता है, रेशियो वाले के अंदर मिल्क वाटर लिखा रहता है या रेशियो लिखा रहता है। तो ऐसे दिख जाता है। तो ऐसे जल्दी जल्दी देखो, फटाफट जो फेवरेट टॉपिक है उसको अटेम्प्ट करो। उसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 1-2 लाइन के हैं, जो जल्दी से रीड हो जाए, उनको पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि वो आपसे होंगे या नहीं, मतलब विद इन टाइम आपसे होंगे या नहीं। ठीक है? मतलब कोई किसी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग सकता है या कम लग सकता है, जो जिस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा आपको पता लग जाएगा, तो उस क्वेश्चन को तुरंत निपटा दो। ठीक है? उसके बाद फिर टाइम बचेगा आपके पास, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आओ जिनको आपने छोड़े थे पहले। इनको मार्क करके आगे बढ़ते रहो, और इनको जो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं उनको अटेम्प्ट करो। तो ये हो जाएगी मैथ्स की स्ट्रैटेजी। ठीक है? पहले ये स्पीड मेथड डीआई, उसके बाद आपके 3 टॉपिक जो इजी होते हैं बहुत, इनको करो। इनको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि 3 नंबर यहाँ से आराम से मिल जाते हैं। उसके बाद अरिथमेटिक के फेवरेट टॉपिक्स करो। उसके बाद में ये जो टाइम बचने के बाद जो क्वेश्चन आपको टाइम लेके सॉल्व हो सकते हैं उनको करो। ठीक है? यही बेस्ट मेथड था मेरे लिए, तो मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ाने का। ठीक है? मैंने ऐसे ही बढ़ाए थे कॉन्ट में। आप भी अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से देख लेना, कि मॉक देने के बाद आपको पता लग ही जाएगी वैसे तो। उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में कुछ नहीं है, छोटा सा सिलेबस होता है। रीजनिंग में ले देंगे एक पजल ही सिर दर्द होता है। ठीक है? रीजनिंग में बाकी सब आप कर ही लोगे, मुझे पता है। पजल में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तब आपकी जो हालत है वो ये होनी चाहिए कि आपसे हर पजल बनना ही चाहिए। इवन दो यू आर टेकिंग मच मोर टाइम, बट आपसे वो पजल सॉल्व होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पजल तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, आप उसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है या आप उसमें अटक ही गए। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपसे वो सॉल्व होना ही चाहिए, आपकी ये हालत होनी चाहिए। ठीक है? तो क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, तो मैंने बोल दिया ना, प्रैक्टिस इतनी कर लो कि आपसे हर पजल सॉल्व होने लग जाए एग्ज़ाम लेवल का। भले ही से 5 मिनट की जगह 7 मिनट ले रहा हो वो, बट आपसे सॉल्व होना चाहिए। आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि पजल देख के आपको ये लगे कि हाँ ये हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में आपको ऐसी फीलिंग आ जाए कि वो यार ये तो नहीं बन रहा है, छोड़ देना चाहिए मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इतना कॉन्फिडेंस आपकी अपनी प्रैक्टिस पे होना चाहिए कि आपसे पजल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? ये हालत होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं, वही है, इसका भी इजी इजी क्वेश्चन पहले कर लो। इनइक्वालिटी, सिलॉक्स वगैरह वगैरह, डेटा सफिशिएंसी, ये भी इजी होता है। और फिर पजल्स जब आएंगी तो छोटी पजल्स को पहले करो, बड़ी पजल्स उसके बाद करो, फिर और बड़ी पजल्स उसके बाद करो। ये सीक्वेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से तो रीजनिंग का। इसको करो, विश्वास रहना चाहिए अपने अंदर कि आपसे पजल बनेगी बनेगी, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए पजल्स का। तो ये है। तो ऐसे करके रीजनिंग में आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि पजल्स को पहले करना चाहिए और बाद में छोटे छोटे करने चाहिए, क्योंकि मान लो आपने पजल्स को पहले कर लिए, पहले नहीं किए, मान लो, और यदि आपके लास्ट में 3 मिनट बच रहे हैं, किसी पजल को सोल्व करने के लिए मिनिमम 5 मिनट चाहिए, तो आपके पास पूरे 5 नंबर रह जाएंगे। हाँ, ये मैं ये मानता हूँ, ऐसा हो सकता है थ्योरेटिकली, ये सब चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि आपको पजल्स पहले नहीं करने चाहिए। आपको पहले इजी क्वेश्चन ही करने चाहिए, पजल्स को लास्ट में छोड़ देने चाहिए। क्योंकि पजल्स रिस्की होती है, ये बहुत हाई रिस्क लो रिवार्ड थिंग है। इसलिए आप पहले इजी पे ही जाओ। आपको पहले अपने नंबर ऑफ रन बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। यदि एक पजल छूट भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है।
यदि 3 मिनट बचने के बाद भी एक पजल छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उस 3 मिनट या वो पजल को करने के बजाय अपने बाकी के क्वेश्चंस को वापस से रिवाइज देख लो। आपने किसी क्वेश्चन को मार्क किया हो तो उसको सोल्व कर लो। और नहीं तो क्या नाम से, कोई क्वेश्चन छोड़ा हो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का तो उसको कर लो, या कोई वो कैब वाला क्वेश्चन छोड़ रखा हो रीजनिंग में तो उसको कर लो उस 3 मिनट में, इंस्टेड ऑफ डूइंग द पजल। ठीक है, तो आपको फायदा ही होने वाला है इस स्ट्रेटजी से। उसके बाद इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश का तो ऐसा है कि रीडिंग प्लस लिसनिंग, बोलता तो खैर कोई नहीं है इंग्लिश। रीडिंग और लिसनिंग पे ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब आपका ऐसा एनवायरनमेंट रहना चाहिए कि आप काफ़ी टाइम से रीडिंग और लिसनिंग करते आ रहे हो, तो आपका इंग्लिश हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और मैं चीज़ भूल गया, वो ये है कि आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। टेंसेस आपको आनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों से आपका इंग्लिश का पेपर इजीली हो जाएगा। मेरे केस में तो ये था, मैंने इंग्लिश कहीं से नहीं पढ़ी थी, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने मॉक्स जब देखे देखे तो मुझे पता लग गया कि मेरा इंग्लिश ओके है। मतलब इंग्लिश ओके है, अपना हो जाएगा काम। ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्वांट रीजनिंग में ज़्यादा मेहनत की और मेंस में ज़्यादा मेहनत की। मेंस में कैसे पढ़ना चाहिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। तो इंग्लिश में तो यही है, मैं इंग्लिश में तो यही था कि टीवी सीरीज, वेब सीरीज और मूवीज, इनके सबटाइटल्स पढ़ पढ़ के मेरी रीडिंग अच्छी हो गई, और डायलॉग सुन सुन के मेरे लिसनिंग अच्छी हो गई। इससे क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन का पता लग जाता है। सेंटेंस कैसे होते हैं, मतलब इंग्लिश भाषा के अंदर वाक्य कैसे कैसे होते हैं, इसका आपको बहुत अच्छे से आदत पड़ जाती है उसको सुनने की, पढ़ने की। आपको पता लग जाता है कि कौन सा सेंटेंस सही है या गलत है, तो आप क्या नाम से, एरर स्पॉटिंग, हाँ, अपने आप ही अच्छा हो जाता है। मतलब काफ़ी फायदे होते हैं इंग्लिश। हालांकि इंग्लिश ले दे के तो एक भाषा ही है, आफ्टर ऑल इट्स अ लैंग्वेज ओनली। तो वो, और लैंग्वेज में हमेशा रीडिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग ही होता है, ऐसे ही आती है कोई भी भाषा। अब आपको पेपर में बोलनी तो है नहीं, इसलिए मैंने स्पीकिंग वाला पार्ट इधर मेंशन किया नहीं है, और स्पीकिंग जरूरी भी नहीं है, आपकी रीडिंग और लिसनिंग होनी चाहिए। इस लिसनिंग से क्या नाम से आपको सेंटेंस, मतलब लिसनिंग से ये होता है कि जब आप रीड करते हो तो सुन सुन के आपको पता लग जाता है कि सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कहाँ पे इज आता है, कहाँ पे एम आता है, कहाँ पे कुड आता है, कहाँ पे कैन आता है। तो ये सब आपको पता लग जाता है। तो मेरा तो यही था, मैं ऐसे करके मेरी इंग्लिश ठीक थी और मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं। तो इंग्लिश में मैं ज़्यादा सलाह दे नहीं पाऊँगा, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट मेरी सलाह ये रहेगी, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है या मतलब ऑन द लाइन है, अराउंड कट ऑफ मार्क्स आते हैं, तो आपको एक एडुकेटर को ढूंढ लेना चाहिए। एडुकेटर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन आपको जो पसंद आए उसको ढूंढ लेना चाहिए और उसी को फॉलो करते रहना चाहिए, आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो ये तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज थी। अब बात करते हैं सोर्सेज की, मैंने कहाँ से क्या पढ़ा था। क्वांट्स, मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अन अकेडमी, UNCADEMY सॉरी, अन अकेडमी के अरुण सिंह रावत से पढ़ी थी। जो अरुण सिंह रावत सर हैं उनसे पढ़ी थी, अरुण सिंह रावत। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था ओनली उनसे, अन अकेडमी से। फिर मुझे यूट्यूब पे कौशिक मोहंती सर मिले, जो कि अब अन अकेडमी पे भी पढ़ाते हैं। दो बार ऐसे दिया मैंने, सॉरी, कौशिक मोहंती सर है क्वांट्स के। मैंने उनकी यूट्यूब से वो वन वीडियो वन चैप्टर वाली जो जो सीरीज थी वो फॉलो करी थी, उससे बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। मुझे कौशिक मोहंती सर से बहुत फ़ायदा हुआ। इनकी अरिथमेटिक्स बहुत ज़बरदस्त है, अरिथमेटिक्स तो छोड़, इनका सब कुछ ज़बरदस्त है। नंबर सीरीज मुझसे नहीं होती थी और मुझसे वो होने लग गई, उसका एक ही रीज़न है, वो है कौशिक मोहंती सर। मैंने दूसरे एजुकेटर से भी पढ़ने की कोशिश की थी नंबर सीरीज, लेकिन नहीं पढ़ी पार। तो कौशिक मोहंती सर अच्छे हैं। क्वांट में आप आंख बंद करके इनको फॉलो कर सकते हो, मैंने इनको किया था और मुझे फ़ायदा हुआ। दूसरी बात रीजनिंग, रीजनिंग में मैंने ये शेफाली बंसल मैम थी अन अकेडमी पे, मैम, इनसे ही पज़ल, इनसे ही सब कुछ सीखा था मैंने रीजनिंग में, जो मुझे नहीं आता था पज़ल वगैरह में तो कुछ नहीं, खुद की प्रैक्टिस लगती है। ये जो ट्रिक होती है, स्ट्रिंग मेथड और रोटेशन मेथड, अनशंट मेथड, जो वो सब होती है ट्रिक्स, लेकिन आपका खुद की ट्रिक होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है, आपको खुद के तरीके आपको निजात करने पड़ेंगे। आपको इतनी प्रैक्टिस करो कि आपके लिए आपका खुद का तरीका आपका अपने आप बन जाता है, दूसरों की ट्रिक्स पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतनी प्रैक्टिस करो। तो शेफाली बंसल मैम से मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, अन अकेडमी पे हैं वो भी, यूट्यूब पे भी हैं शायद, पता नहीं, पर मैंने अन अकेडमी से ही पढ़ी थी अपनी क्वांटम रीजनिंग।
और इंग्लिश तो मैंने पढ़ी नहीं थी, ओनली प्रैक्टिस की थी। दूसरी बात, मैंने मॉक्स जो थे वो दिए थे टेक्स्ट बुक पे, textbook.com पे। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मॉक्स देने के लिए। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपना बता रहा हूँ। अच्छा इसलिए है क्योंकि मैंने ऑलिव बोर्ड भी ट्राई किया था, लेकिन ऑलिव बोर्ड थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा सबको पता है, और इतना मुश्किल का कोई सेंस नहीं है। टेक्स्ट बुक के जो मॉक्स होते हैं वो एकदम ना हार्ड होते हैं ना इजी होते हैं, एकदम परफेक्ट परफेक्ट लेवल के होते हैं। आपके जितने इसमें मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में भी उससे 2 मार्क्स बढ़ के ही आते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक के मॉक्स में जितने मार्क्स आ रहे होते हैं आपके एग्जाम में उसी के आसपास आते हैं, उससे ज़्यादा ही आते हैं, कम नहीं आते, उससे ज़्यादा ही आते हैं। एग्जैक्टली भी आ सकते हैं, 2-4 मार्क्स बढ़ के भी आ सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है टेक्स्ट बुक के मॉक्स बहुत अच्छे हैं। मैंने ओनली टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया था। ठीक है, तो ये मेरा था, मैंने कैसे क्या किया था। तो आई होप कि मैंने शायद सब कुछ कवर कर ही लिया है इस वीडियो के अंदर कि प्री को कैसे क्या किया जाए। और यही था बस आज की वीडियो में, एंड आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प तो मिलेगी ज़रूर। मुझसे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि पहली वीडियो बनाने के बाद कि आपको कि मतलब उनको जानना था कि कैसे क्या। काफ़ी लोगों ने पूछा था मुझसे कि कैसे करें तैयारी प्री की और मेंस की। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है चलो, वीडियो बनानी चाहिए मुझे दूसरी भी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प पहुँचे। और इसलिए मैंने वीडियो बनाई। और आई एम रियली सॉरी कि मुझे थोड़ा ये मैंने मैसी मैसी सा लिख दिया है काफ़ी कुछ, और काफ़ी कुछ फालतू बातें भी बीच में बोली होंगी शायद। कि अब क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और ज़्यादा मुझे नहीं आता इन सब चीज़ों के बारे में कि कैसे वीडियो अच्छी बनाई जाए, बट जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कोशिश की। एंड आई रियली होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी और मिले, और आप अपनी मेहनत अच्छे से कर पाओ। और आई विश एवरी वन लक, एंड माई बेस्ट विशेस आर विद ऑल ऑफ यू दैट कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। और दूसरी बात कि बस इतना ही है, तो मैं ख़त्म करता हूँ ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। टेक केयर, बाय।